एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बड़ी बहस का वक्त है और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या ओवैसी से डर गई है शिवसेना। यह सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ललकारा है शिवसेना को। कहा है कि कोई माई का लाल मुसलमानों से उनके वोटिंग का अधिकार नहीं छीन सकता है। कल संजय राउत ने एक लेख लिखा था सामना में जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, जिसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने ललकारा है शिवसेना को। दुनिया की कोई ताकत किसी भी हिंदुस्तानी को, चाहे उसका कोई भी मजहब से या उसका ताल्लुक हो, वोट डालने का, मतदान का इख्तियार नहीं छीन सकती। ये कोई तुरुमची होने दो, किसी माइका लाल में दम नहीं है कि किसी के हक वोट मतदान का इख्तियार छीन लिया जाए। ओवैसी का ये बयान संजय राउत के उस बयान की प्रतिक्रिया में आया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीनने की बात कही है। ओवैसी बंधु मुंबई में उछल कूद करके लौट गए। ये सब सौदेबाजी मुसलमानों के वोटों के लिए हो रही है। मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए ही उपलब्ध होंगे तो ये समाज गर्त में ही रहेगा और उनके नेता अमीर बनेंगे। इसी वजह से शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। एक दिन ये मुसलमान समाज का वोटिंग राइट अगर आप छीन लोगे कुछ सालों के लिए, तब सबको पता चलेगा ये मुसलमानों की ठेकेदारी है ना, मतों की बंद हो जाएगी और सभी जो नेता है मुसलमानों के वो जमीन पर आ जाएंगे। और आज जिस तरह से ओवैसी ब्रदर्स पूरे देश में जहर फैलाने की भाषा कर रहे, उससे मुझे बाला साहब ठाकरे की याद आ गई और मैंने ये बात कही। बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी और साक्षी महाराज की नजर में संजय राउत के इस बयान में कुछ भी गलत नहीं है। वहीं आपने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। सीरियल ऑफेंडर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए और संजय राउत की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी राय है, परंतु उसमें कोई अपराध नहीं है। सब कहते हैं उसको गिरफ्तार करो। कौन से कानून में? यानी पाकिस्तान के कानून में या सऊदी अरेबिया के कानून में? इतना तो मैं जानता हूं कि तुष्टीकरण ने देश का सर्वनाश करके रख दिया है। मोदी शुरू हो गया है, अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी साक्षी महाराज के बयान को उनका निजी बयान बताकर विवाद से पल्ला झाड़ रही है। कोई भी सांसद कोई अलग बयान देते हैं, वो उनका अपना निजी बयान होगा, इससे पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। गौरतलब है कि शिवसेना और एआईएमआईएम के बीच टकराव की शुरुआत विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुई। विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसके बाद मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट पर उपचुनाव के दौरान भी दोनों के बीच जुबानी जंग हुई थी। इस सीट पर शनिवार को चुनाव हुआ और रविवार को संजय राउत ने मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेने की बात कह दी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो बयान दिया गया शिवसेना की तरफ से, संजय राउत की तरफ से, वो बयान संविधान की भावना के खिलाफ है। इस तरह से नहीं किसी का भी जो वोटिंग अधिकार है वो छीना जा सकता है। 18 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक लिंग, राज्य, भाषा, किसी भी आधार पर आप मतभेद नहीं कर सकते हैं वोटिंग अधिकार को लेकर। बीजेपी ने भी इस बयान का विरोध किया है आधिकारिक तौर पर। जो शिवसेना नेता का जो बयान था, उस बयान से बीजेपी बिल्कुल अपने आप को अलग समझती है। हम इस विषय पर हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उन पर जाएं उससे पहले सवाल क्या है हमारे सामने वो आपको बता देते हैं। सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, कि क्या ओवैसी से डर गई है बीजेपी। इस पर चर्चा करेंगे, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या ओवैसी से डर गई है शिवसेना, इस वजह से इस तरह का बयान दिया जा रहा है। संवैधानिक अधिकार क्यों छीनना चाहती है शिवसेना, जो संविधान ने अधिकार दिया है भारत के नागरिक होने के नाते मुसलमानों को। वोट के लिए समाज में जहर आखिर कौन घोल रहा है, जो बात की जा रही है शिवसेना की तरफ से भी, आखिर ये कौन घोल रहा है वोट के लिए समाज में जहर। बांटने वाला बयान देने वालों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के बयान बार बार दिए जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उन मेहमानों पर जाएं, चर्चा को शुरुआत करें उससे पहले बर्लिन की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। जर्मनी के 2 दिन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें आप बर्लिन की देख रहे हैं, जहां पर जो भारतीय हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं।
तस्वीरें बर्लिन से आपने देखी, प्रधानमंत्री मोदी जो जर्मनी के दौरे पर हैं, आज बर्लिन पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें। चर्चा का रुख करते हैं, हमारे साथ मेहमान सभी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं संबित पात्रा, इसके अलावा हमारे साथ शिवसेना से मौजूद हैं अरविंद भोसले, हमारे साथ AIMIM के MLA हैं, विधायक हैं वारिस पठान, वो मौजूद हैं। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से PL पूनिया, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। सबसे पहले लेकिन अरविंद भोसले जी, आपसे मेरा सवाल कि क्या शिवसेना डर गई है ओवैसी से? क्या शिवसेना AIMIM से डर गई है इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर? देखिए, ये स्टेटमेंट जब आया था, ये लगभग 15 साल पहले शिवसेना सुप्रीमो, शिवसेना प्रमुख वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी ने स्टेटमेंट किया था। और उस वक्त के हालात ये थे कि 1999 का लोकसभा का चुनाव था और शाही इमाम जो दिल्ली का अपने आप को मुस्लिम जो समाज है उसका काफी बड़ा रहनुमा समझता है, उसने फतवा निकाला था मुस्लिम समाज के लिए कि उस समय के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को वोट दो। और उस समय शिवसेना प्रमुख जी ने कहा था कि ये सब लोग अपने आप को क्या मुस्लिम वोटों के जागीर समझते हैं, मुस्लिम वोट क्या अपने आप को ये जागीर समझते हैं, क्या सब मतलब तब भी वोट को लेकर, राजनीति को लेकर रोकना चाहिए, इस वजह से बयान दिया गया था ना। अभी की बात करते हैं, ये आपने बता दिया, लेकिन अभी की बताइए कि क्या बढ़ रहा है कद AIMIM का इस वजह से? तो MIM थी नहीं, नहीं, अब की बात करिए ना, अब क्या हो रहा है? MIM थी नहीं, अभी बताइए ना, अभी दिया गया ना फिर से बयान। उस समय हैदराबाद में भी ना हो, नहीं अभी बयान दिया गया है ना, हैदराबाद में भी ना हो। देखिए 15 साल तक तो बार बार ये बयान नहीं दिया गया ना, 15 साल पहले बयान देने के बाद अब बयान दिया है, तो अब क्यों दिया गया है? क्या ये एक वजह है? ये सवाल है मेरा आपसे, आप बताइए कि क्या ये एक वजह है? आपसे दरख्वास्त है, मेरा सवाल सुन लीजिए कि क्या, और उसका जवाब दीजिए, उसका क्या कद बढ़ रहा है AIMIM का इस वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, उस समय तो MIM थी नहीं, और रहा सवाल 15 साल के बाद भी वही हालत है। मुस्लिम वोट अपनी जागीर समझने वाले कुछ लोग यहाँ पे हैं, तो उनके लिए 15 साल के बाद दोबारा सवाल पैदा हुआ। और अगर जरूरत पड़े तो और 15 साल के बाद भी इसी तरीके से हम कहेंगे मुस्लिम समाज के हित में है कि ये लोग तुम्हारे वोट बैंक को अपनी जागीर समझते हैं। बात आप सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए क्यों कहते हैं? जाओ, देखो हिंदुस्तान में तो बहुत सी रीजनल पार्टियां हैं जो दलित राजनीति करती हैं, दलित वोटों की राजनीति करती हैं, कुछ पार्टियां जो हिंदू वोटों की राजनीति करती हैं, कुछ पार्टियां मुस्लिम वोटों की राजनीति करती है। आप सिर्फ आप मुस्लिम वोटों तक क्यों वोटिंग राइट छीनने की बात कर रहे हो? क्या आप अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे उनके भी वोटिंग राइट छीन लोगे? क्या आप नजमा और मजहब में ऐसे कोई फतवा निकलता नहीं है? आप अब्बास नकवी के वोटिंग राइट छीनोगे? रीजनल पार्टी की बात कर रहे हो और मजहब की बात कर रहे हो, बाला साहब किसी मजहब में इस तरीके से कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल होता नहीं, कोई फतवा नहीं चलता है। बोल रहे हो वारिस पठान साहब के बारे में हो रहा है हमेशा। वारिस पठान साहब आपका मौका भी आएगा, आप जवाब। विद्रोही साहब, नहीं वारिस पठान साहब, लेकिन शिवसेना से अरविंद जी आरोप लगा रहे हैं वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं। क्या आप भी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं वोट बैंक के आधार पर? वारिस पठान साहब, ये सरासर गलत बात है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। आर्टिकल 14 पढ़ा नहीं है। मैं इनको चैलेंज करता है, वारिस पठान अगर किसमें ताकत है तो वो मुसलमानों के उनसे वोटिंग का राइट छीन के दिखाए। क्या आप अब्दुल कलाम आजाद जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके भी वोटिंग राइट छीनोगे? नजमा हेपतुल्ला जी जो आपकी कैबिनेट में उनके वोटिंग राइट छीनोगे? अब्बास नकवी के वोटिंग राइट आप छीनोगे? आपको हक किसने दिया किसी के वोटिंग राइट छीनने का? संविधान ने हमको पावर दिया आर्टिकल 14 के जरिए कि हमको राइट है वोट डालने का। छीन नहीं सकता, संविधान ने हक दिया है, तो आप गर्व है हमको हमारा मुसलमान होने का। वारिस पठान साहब, लेकिन ये तो सब जानते हैं ना कि संविधान ने अधिकार दिया और कोई छीन नहीं सकता। शिवसेना अगर ये बात कहे भी या संजय राउत ये बात कहे भी तो भी नहीं छीना जा सकता। जो बयान आपकी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है उसमें भी क्या राजनीति नहीं है? नहीं है, हम तो सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, हमारे को हमारा डिफेंड करने का भी हक नहीं है। क्या हक दिया है इनको कि मुसलमानों की वोटिंग राइट ये छीन लेवे? सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर जोशी के केस में खुला कहा था, मैं उस शख्स का नाम ले लेना चाहता हूं, बड़ी हस्ती के उनका पूनिया जी, लेकिन ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, आप कह रहे हैं कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं, आप फतवे जारी करते हो, इसलिए ये वो कह रहे हैं। वो नहीं करते, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम सेक्युलर वोटों की राजनीति करते हैं।
डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, प्रोग्रेस की राजनीति करते हैं, और ये लोग डर गए क्योंकि आज तक ये कम्युनल राजनीति करते आए। पीएल पूनिया जी, लेकिन आपने सुना अरविंद घोष जी को कह रहे हैं कि ये जो बयान है वो वोट बैंक की राजनीति जो लोग करते हैं उनके लिए। समाजवादी पार्टी और इन सब लोगों ने मुस्लिम सुनाई नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी अरविंद घोष जी, मैं आऊंगी वापस। बात नहीं करते। हारिस पठान साहब, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए, आपको वापस सामरा जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा जी। पीएल पूनिया जी, सामरा जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि संजय राउत जी ने जो बयान दिया है इसे बड़बोलापन कहा जाए। इनसे कौन अधिकार मांगने जा रहा है कि ये तय करेंगे कि अधिकार दिया जाए कि अधिकार वापस ले लिया जाए। संविधान में अधिकार दिया है और संविधान सबसे ऊपर है। जो बात अगर उन्होंने कहा है एमआईएम की तरफ से, ओवैसी साहब की तरफ से, अरे मुस्लिम वोटों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने। उन्होंने कोई अपनी ताकत के आधार पर नहीं कहा है। आप ये भूल रहे हो, हमारे इस्तेमाल किया मुझे खुशी इस बात की है जी, मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को पसंद नहीं किया है बल्कि उसको कंडेम किया है। लेकिन अरविंद घोष जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं पूनिया जी, अगर वोट बैंक की राजनीति सबसे ज्यादा कांग्रेस ने की है तो केस करे उनके ऊपर। पीएल पूनिया जी, उस पर क्या जवाब है आपका, जो इल्जाम आप पर लगा रहे हैं अरविंद भोसले जी? जी हाँ, मेरा कहना यही है कि और ये हकीकत है, ये सच है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट को इस्तेमाल किया कांग्रेस ने। मुस्लिम वोट मतदाताओं के स्वास्थ्य के नाम पर, उनकी शिक्षा के नाम पर, उनके पिछड़ेपन के नाम पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल किया कांग्रेस ने। किस अधिकार से आपने ये बयान दिया? किस अधिकार के साथ में शिवसेना ये बयान दे रही है? शिवसेना ने जो बयान दिया है वो संविधान के खिलाफ है। आप जितने भी अधिकार हमको मिले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की भावना के तहत जिनका कल जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, उससे अधिकार हमको मिला है। उसके अलावा आपने क्या, लेकिन आपने इस पर जवाब नहीं दिया कि वोट बैंक की राजनीति मैं समझता हूँ संविधान की बात कर रहे हो। संबित पात्रा जी, आप लोगों ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। चर्चा में संबित पात्रा को भी शामिल करते हैं, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। कोर्ट के जजमेंट पिछले पन्नों को जरा दोहराइए। अगेंस्ट बात करोगे, आप कोर्ट के कानून को भी नहीं मानोगे। ठीक है संबित पात्रा जी, कानून को भी नहीं मानोगे। संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी इस बयान के साथ नहीं खड़ी है। मानोगे क्या? बयान दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। शाहबानू के मसले में आपने क्या किया था 1980 के दरमियान? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानोगे। आप संबित जी को सुन लेते हैं। संबित जी को चलिए। वोट बैंक बनाकर, एक मिनट, मुस्लिम को वोट बैंक बनाकर आप सब यूज करते आए हो, कांग्रेस। हाँ, हो गया। अरे आपने क्या किया यार? महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए, 270 जगह पे चुनाव लड़वाते, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहीं अपने कैंडिडेट खड़े करते हो और फिर बोलते हो कि हम सेक्युलर पार्टी है। आपने क्यों यवतमाल जिले में लोग खड़े नहीं किए? क्यों चंद्रपुर में नहीं किए? आपको औरंगाबाद दिखता है, आपको बांद्रा दिखता है। खड़ा किया था दिल्ली में, वहाँ बैठ के आप मुस्लिम समाज की राजनीति करते हैं, अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। 5वें नंबर शिवसेना तो बदनाम है ही, कैंडिडेट आप भी दूध के धुले हुए नहीं हो, तब से भाषण जा रहे हैं। आपको नहीं खड़ा करना चाहिए था। वानखेड़े साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आपको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया ना किसी को बदनाम बनाने का? अरे सुनिए सुनिए, मैं आपके बारे बात आप कर रहे हैं बाल ठाकरे की, बाल ठाकरे जी यदि आज होते तो शाही से काम बोलने वाले लोगों के साथ गले लगते सत्ता में नहीं आते। वरिष्ठ पत्रकार आपका दुगना आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, आप जरा दूसरे के साथ जरा अच्छी तरह से भाषा आप भी सुनिए ना। आप तो वोटिंग राइट करने के लिए फोड़ने की बात करते हैं। बाल ठाकरे की खासियत थी कि जो बोलते थे उस पर टिके रहते थे। आपने जिसको शाहिद खान कहा, जिसको आपने अफजल खान कहा, उसके गले में हाथ डाल के आप सरकार में हो महाराष्ट्र में। अरे आप चाहते हो ना नहीं हो मुस्लिम को राइट, तो केंद्र और राज्य सरकार से निकल जाइए। आपसे गुजारिश है कि आप देखिए, आप सत्ता के लड्डू भी खाना है, लोगों को ज्ञान भी देना है। चलिए ठीक है, आप एक सम्मानित पत्रकार है, इसीलिए मैं आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पत्रकार की हैसियत से अपनी लाइन बोलने जा रहे हैं, किसी को सुनने भी हमारा अलग नहीं है। संबित, बीजेपी ने इस बयान के साथ नहीं है, ये बात साफ तौर पर कही है, आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन साथ नहीं है, समर्थन नहीं करते इस बयान का, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? संविधान के खिलाफ इस तरह का बयान देंगे तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कई बार कहा है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पवित्र कोई ग्रंथ है तो वो हमारा संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जो भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तमाम समाज के लिए लिखा गया है उसी के अनुसार हिंदुस्तान चलेगा और चलना भी चाहिए, और उसका गार्डियन कोई है तो सरकार खुद है। मगर जिस प्रकार से शिवसेना के संजय राउत जी ने ये बयान दिया, मुझे लगता है जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है उससे रिफ्रेम करना चाहिए, इस प्रकार से चर्चा नहीं करनी चाहिए जो कि आप कह रहे हैं गार्डियन सरकार है, सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है, उसके खिलाफ बयान देते हैं। आपकी पार्टी के साक्षी महाराज उसका समर्थन करते हैं और बस आप इतना कहेंगे कि रिफ्रेन करना चाहिए इस तरह का बयान देने से, बस इतना, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, हमने तो निंदा भी की, हमने अपने आप को उससे दूर किया, हमने संविधान के गरिमा को दिखाया। मगर देखिए, मैं आपने मुझसे पूछा, मैं बता दूं, यहाँ जितने लोग पैनल में बैठे हैं सब मेरे से बड़े हैं और बहुत सम्मानित लोग हैं, और सभी मेरे से राजी होंगे कि जैसे ही शाम का 5 बज जाता है हम तमाम लोग लगभग हर दिन इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हमारे धर्म की हमारे राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती है, और रोज शाम को हम झगड़ा करके, हम लड़के उस धर्मनिरपेक्षता को बचा लेते हैं। आप ये बताइए, क्या करोड़ों वर्ष से जिस हिंदुस्तान में सभी लोग मिलके रह रहे हैं, यहाँ की धर्मनिरपेक्षता इतनी कमजोर है कि रोज शाम को हमें लड़ना पड़ता है बहुत विषयों पे? हमें ये क्या, मैंने समझ पा रही, आप क्या कह रहे हैं, क्या बात है, क्या बता रहे हैं आप, चाहिए क्या बता रहे हैं आप? आपको लड़ना चाहिए। कौन सी टॉपिक है, कौन सी टॉपिक पे बात रुका, मैं कहना चाहूंगा सुमेरा जी इसमें एक चीज, मैं कहना चाहूंगा इसमें एक बात, सेना के बयान के ऊपर धर्मनिरपेक्षता को आप इतनी छोटी चीज मान के चल रहे हैं, उसका एक तरह से आप बात बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी का वक्तव्य वंदनीय है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री सांसदों के भरोसे है। यदि वो सांसद ही उस संविधान की बदनामी करते हैं, उनको नकारते हैं, तो क्या ये मोदी जी का दायित्व नहीं है कि उनको समझाना, नहीं तो पार्टी से निकाल देना? कब निजी बयान हो जाता है, आप ये जवाब दीजिए, आप कार्रवाई करोगे या नहीं? समझाएंगे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट क्या लिखा है आज तक? ना कुछ नहीं कहते। अरे लखवी को पाकिस्तान ने बेल दे दिया, क्या इन्होंने सामना में उसके बारे में लिखा कि लखवी को पाकिस्तान ने बेल दे दिया? बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या इन्होंने धरना दिया? नहीं कर रही है बीजेपी के अगेंस्ट कुछ भी चीज, क्योंकि फ्रस्ट्रेट लोग हैं, ये बीजेपी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, इसलिए एमआईएम के बारे में ये हम लोग को बोलने लगे हैं। आज ये हिंदुस्तान में भाषण दे रहे हैं, ओवैसी साहब ने जो कहा है हिंदुस्तान के विषय में, वो अब हमें भाषण दे रहे हैं। गर्व है, चलने वाला है, ये लड़ाई झगड़ने का वक्त नहीं है। सब बातें मत करो, आप शिवसेना के साथ मिले जवाब नहीं दिया, आप भी हमें मत सुनाइए। आप जिस प्रकार का पोलराइज पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पूरी हिंदुस्तान देख रही है, और अभी अशोक जी ने बहुत लड़ाई कही आपसे, अशोक जी ने आपको सही आईना दिखाया था कि आप पर्टिकुलर एरिया में कैंडिडेट क्यों खड़ा करते हैं, आप बाकी जगह कैंडिडेट क्यों करते हैं उनको। वारिस पठान जरा बात जरा दूसरों का सुना भी करो, पठान साहब हो नहीं रहा है, और सरकार की तरफ पठान साहब जरा दूसरी की बात सुन लीजिए 2 मिनट, आपको पूरा वक्त मिलता है। वारिस पठान साहब, आप पहले सुनिए और फिर मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दीजिए। मेरी आपसे विनती है, देखो जरा वारिस पठान को जरा उसका आवाज जरा कम करने बोलो। हाँ ठीक है, बिना मतलब के वहाँ पे बोले जा रहा है। अरविंद जी मैं बोल रही हूँ ना, अरविंद जी मैं बोल रही हूँ। जब तुम्हारे ऐसे विवादित बयान आते रहेंगे, वारिस पठान का आवाज बढ़ के निकलेगा। वारिस पठान साहब ऐसे चर्चा नहीं हो सकती, विवादित बयान आते ऐसे रहेंगे। चर्चा नहीं हो सकती। मौका आप ही देते हो ना। विजय, बड़ा सवाल ये कि ये जो संविधान ने अधिकार दिया है मुसलमानों को देश के नागरिक होने के नाते, उसे छीनने की बात क्यों कर रही है शिवसेना? देखिए, मुझे तो लगता है कि कल भी यही बहस हो रही थी, कल भी हम इसी पर बात कर रहे थे, और कल भी जो बात मैंने कही थी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगता है कि अपना जो हिंदू वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश, इससे बेहतर क्या हो सकती है कि आप ओवैसी पर इस रूप में हमला करें। और पहली बात तो यह है कि अगर ओवैसी का वोट बैंक का प्रतिशत बढ़ता है तो वो मुस्लिम वोट है, और जिससे कहीं ना कहीं पहले नजर में घाटा सीधा सीधा कांग्रेस और एनसीपी को होता है। लेकिन शिवसेना अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए दूसरे की दुकान में जो थोड़ा सा सामान है उसकी भी तारीफ करना, मुझे लगता है कि राजनीतिक एक सियासत का भी ये एक हिस्सा हो सकता है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। अशोक वानखेड़े भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी, सवाल ये है कि ये बांद्रा का जो इलेक्शन हुआ है, जो बाई इलेक्शन हुआ है, वो बहुत क्रुशियल है महाराष्ट्र के लिए। क्रुशियल इसलिए है कि वो सिर्फ बाई इलेक्शन नहीं है। नारायण राणे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवसेना के, और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, वो फिर से अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए फिर बांद्रा में उपचुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यदि पिछला टाइम ये देखा जाए तो शिवसेना बीजेपी का टोटल मिलके बहुत ज्यादा अच्छी तरह से शिवसेना निकल सकती है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी क्या साथ है बांद्रा में,
क्या शिवसेना, बीजेपी शिवसेना को वहां साथ देती, ये बहुत बड़ा डाउट था। ऐसे में यदि सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस बैंक में चला जाता है, हो सकता है नारायण राणे जीत जाए। इस डर से ये डिवाइड करना बहुत जरूरी था कास्ट लाइन पे। इसलिए आप जितना मुसलमानों के पे खिलाफ बयान दोगे, वो एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में चली जाएगी जो उनकी ही बात करती है, जो ओवैसी की पार्टी है। ऐसे में जब ये सिर्फ उस एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक बाई इलेक्शन को लेके इतनी बड़ी बात थी, नहीं तो ओवैसी ने पिछली बार विधानसभा में इतनी सीटें ली, 2 सीटें ली, 14 सीटों पे वो 2 या 3 नंबर पे है। नांदेड़ कॉर्पोरेशन में अच्छा किया, तब उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, क्या ये वजह है शिवसेना को इस वजह से डर है ओवैसी का, इस वजह से ये बयान दिया जा रहा है? वानखेड़े साहब, आप एक जाने माने पत्रकार हो। बांद्रा के जो बाई इलेक्शन हुए शनिचर को हुए थे, ये स्टेटमेंट आया है, संडे टोटल आया है, यानी चुनाव के 1 दिन बाद। दूसरी बात यह है कि नारायण राणे और ये सब बातें, इससे कोई ताल्लुकात रखते नहीं है। वो तो काफी एक हारा हुआ बंदा है, बांद्रा की जनता उसको हराने वाली है। तीसरी बात यह है कि आपका जो टाइटल है, क्या शिवसेना ओवैसी से डर रही है? ये कौन ओवैसी है, किससे डरना है हमें? हम किसी से डरते नहीं है। ये राष्ट्र हित में बात है और मुस्लिम जो भी मतदाता है उनके हित में बात रखी है हमने। और तो, शायद कल से जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, नहीं अरविंद जी, तो सामना में ये लिखने की क्या जरूरत है? उसका फोटो छाप के कि ये जहर उगल रहा है, ये समाज को बर्बाद कर छोड़ देते उनको। सामना इतना बड़ा अखबार है, बाल ठाकरे जी ने शुरू किया है। यदि उनको आप बिल्कुल कुछ लायक समझते नहीं तो इतना बड़ा आर्टिकल है, उसने डिवोट करने की क्या जरूरत? देखिए, ये जो सामना में आर्टिकल है, ये उससे डर की वजह से नहीं। जो बांद्रा में उसने जो जाहिर सभाएं ली थी, उसने जहरी उड़ला था। और इसलिए हमने जो मुस्लिम मतदाता उनको सावधान किया था, हमने उनको अलर्ट किया था, देखो ये क्या हो रहा है दोबारा तुम्हारे साथ। नहीं तो फिर आप बांद्रा की वजह से लेख है, बांद्रा की वजह से लेख नहीं है। बांद्रा में जो हुआ उसी की वजह से लेख लिखा ना, तो बांद्रा की वजह से ये ना, तो कहीं ना कहीं ओवैसी की वजह से ये ना। नहीं, लेकिन बांद्रा का चुनाव हुआ था शनिचर को। हाँ, नहीं, मगर बांद्रा का चुनाव शनिचर को हुआ था, लेट संडे को आ चुका है चुनाव के बाद। मेरी पूरी बात पूरी करनी थी प्लीज। उसी की भड़ास है। और दूसरी बात यह है, और दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से सब टॉपिक चल रहा है, तो जो भी मुस्लिम मतदाता है या जो मुस्लिम समाज है, उसमें से जो कुछ सोचने वाले जो है, तो अभी ये बड़ी मात्रा में उनमें भी ये समझ आ रही है कि शायद जो शिवसेना कह रही है वो कड़वापन है, लेकिन सच है। ये कड़वापन जो है, और इससे पीछे काफी अच्छा डेरा सच है, छीनने की बात क्यों कर रहे हो? सामने आ रहा बड़ा पढ़ा लिखा मुस्लिम मतदाताओं के सामने सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखा गया है। लेकिन जो पढ़ा लिखा हिंदू तकबा आपके साथ है, वो भी तो सोचेगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिम मतदाता हमारे साथ है, संविधान बनाते हैं, मुस्लिम समाज हमारे साथ में आ रहा है, हम ऐसा हमारा कहना ये नहीं कह रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है जो आप बात कह रहे हैं, तो फिर आप अधिकार समाज हमारे साथ में आ रहा है, हमारे बिल्कुल कहना नहीं है। ठीक है वारिस पठान साहब, लेकिन जो शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है, जी ठीक है, आपने 15 साल पहले बात कही थी, ठीक है जी, आपने अपनी बात रखी। वारिस पठान साहब, लेकिन क्या मुसलमानों की सिर्फ बात कर उनको उनकी वोट पर अपना अधिकार जमा कर क्या तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति की जाती है और मुसलमानों का भला नहीं होता? क्या ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है जो शिवसेना कह रही है? ये सरासर गलत बात कह रहे हैं ये लोग। हमने इस वक्त बांद्रा ईस्ट का जो चुनाव हुआ था, उसके अंदर 7 सभाएं ली थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ली थी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ली थी। किसी भी पब्लिक मीटिंग में, किसी भी रैली में, कहीं भी हमने कोई ऐसी भाषा यूज की जिससे हेट्रेड पैदा हो? अगर कोई ऐसी भाषा यूज होती तो इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव लड़ा रहा था वो हमको नोटिस देता। उसने कुछ नहीं कहा। और हमने सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करी थी, हमने दलितों की बात कही थी, हमने क्रिश्चियनों की बात करी थी, हमने जैन्स की बात करी थी। हमने ये बात करी थी कि जो आज तक ये शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी सब मिलके मुस्लिम्स को और ये दलितों को अपना वोट बैंक बना के रखा था, और जिन्होंने आज तक नहीं, तो आपका वोट बैंक मुसलमान नहीं है क्या? आपका वोट बैंक मुसलमान नहीं है? विकास की राजनीति कहां से आ गई? हमारा वोट बैंक मुसलमान भी है, दलित भी है, क्रिश्चियन भी है, और उनको मराठा भी वोट देगा, क्योंकि आज का वोटर जागरूक लेकिन विकास की तरफ ध्यान दे रहा है। चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तो आपने अपने कैंडिडेट वही खड़े किए ना जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। गलत है, बिल्कुल सरासर गलत मुझे आप बताइए, देख लीजिए 270 कैंडिडेट नहीं खड़ा था, 270 में से हारा बाबा सिद्दीकी। मेरी बात, नवाब मलिक के सामने हमने खड़ा नहीं किया, एक सेकंड का कैंडिडेट हारा।
दिल्ली साहब, मेरा एक सवाल, एक छोटा सवाल, बोलने दीजिए। सवाल आप वही सुबह से वही रिपीट कर रहे हैं। आप एक बात सुन लीजिए, आप मुझे 270 में से 270 में से कम 200 लोग ऐसे बताइए। मुझे बोलने नहीं दे रहे आप यवतमाळ, चंद्रपुर, नागपुर बोलने दीजिए, सब दूर गायब है। हमने प्रिया दत्त और पूनम महाजन की फाइट हुई थी जब बांद्रा के इलेक्शन में, तो एमआईएम का कैंडिडेट था वहां, नहीं था तो क्यों फिर प्रिया दत्त हारी? हमारे पे सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम लोग पोलराइज कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं और हम डेवलपमेंट की बात करके लोगों को जगा रहे हैं। अगर लोग आज जागे होते, अगर आपकी सरकार ने कुछ किया होता मुसलमान के विकास के लिए, तो आज हमको आना नहीं पड़ता। आपने नहीं किया, इसलिए हमको आना पड़ रहा है। और आपके इस तरह के विवादित बयान आते हैं, अगर हम उसका जवाब भी नहीं दे, अरे आप चैलेंज करते रहो, कुछ भी बोलो, हम जवाब नहीं दें आपकी बात को, कौन पर जवाब देंगे आपकी हर एक बात के नाम पर। कौन घोल रहा है जहर समाज में? शिवसेना बोल रही है, शिवसेना कर रही है, समाज को पूछ रहे भाई, अभी तो चुप हो जाओ। मेरा सवाल पीएल पूनिया जी से। जी ठीक है, आपके मुताबिक शिवसेना घोल रही है, लेकिन पीएल पूनिया जी क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी को सभी वर्ग का वोट मिलता है, जिसमें मुसलमान भी हैं, मराठा भी हैं, दलित भी हैं, क्रिश्चियन भी है, सबका वोट मिलता है। वो ये कहना कि हमारी बपोती है, हमारा वोट बैंक है, वो पूरी तरह से गलत कहना है। और मेरा ये कहना है कि चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे शिवसेना हो, मर्यादा के अंतर्गत इनको भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे कि धर्म और जाति के आधार पर देश बटे, समाज बटे, इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। संविधान के अनुसार और आप मांग की जा रही है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए संजय राउत के खिलाफ, ये भी तो मांग कर रही है ना कांग्रेस। लेकिन ओवैसी आपके साथ जब थे तो ओवैसी किस तरह के बयान देते हैं, उस पर क्या कार्रवाई की आपने? हैदराबाद का ओवैसी साहब का बयान यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। जी मैं आपसे पूछ रही हूँ पूनिया जी। सुमेरा, मैं कुछ कह सकता हूं? मैं आ रही हूं मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने केस रजिस्टर किया है, उनको इन्वेस्टिगेशन है, वो जो कार्रवाई है, जो गलत बयान देते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई भी, चाहे ओवैसी साहब कहो, चाहे ये संजय राउत जी कहें, शिवसेना की तरफ से कहें, जो गलत बयान देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार को विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, इसी का जवाब लेंगे संबित से। संबित, पीएल पूनिया जी ने सवाल किया आपसे, लेकिन यही सवाल मेरा भी आपसे था जिसका जवाब आपने नहीं दिया, कि संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान में जो अधिकार दिया गया मुसलमानों को, उसके खिलाफ इस तरह का बयान दिया जाता है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों ना केंद्र सरकार कार्रवाई करे? नहीं, देखिए, केंद्र का विषय नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। स्टेट सरकार में संज्ञान लेके, जैसे भी पूनिया साहब ने खुद कहा कि इस विषय पे चिंता टिप्पणी कानून कर रही है। आपको ध्यान होगा कि इस प्रकार ओवैसी जी ने भी कहा था एक बार अपने भाषण में कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा। तो कार्रवाई हुई थी ना? गुजारिश इतनी है कि अपने तो किसने मना किया? तो अब होगी, कानून अभी काम नहीं करेगा तो होगी, देखिए, तो होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट का शिवसेना के साथ है, लेकिन कानून के अंतर्गत काम जरूर करेगा, कानून कोई फर्क नहीं करता है। हाँ, तो आपके मुताबिक वहाँ कार्रवाई होगी। अरे तो महाराष्ट्र सरकार, आपकी महाराष्ट्र सरकार है, आपकी महाराष्ट्र सरकार है, आपकी महाराष्ट्र सरकार है, उसने क्या कार्रवाई की है? पीएल पूनिया साहब, मैंने कहा ना, कानून के अंतर्गत अगर किसी ने रिपोर्ट लिखाया है, कानून के अंतर्गत जो भी धारा हो उसके अंतर्गत जो कानून कहेगा वो होगा, कोई रोक नहीं सकता है। मगर पीएल पूनिया साहब भी लिखा सकते हैं, कोई मना कर रहे हैं क्या? आप भी तो लिखा सकते हैं, आप भी तो लिखा सकते हैं। सरकार खुद भी तो संज्ञान ले सकती है। राज्य सरकार को कोई आएगा लिखवाने के लिए तभी करेंगे, सरकार खुद कार्रवाई। अरे थोड़ा बहुत काम कांग्रेस भी तो करे, बिल्कुल कोई काम नहीं करेगी कांग्रेस, तो कैसे होगा? आपको ये नहीं लगता कि एक तरफ प्रधानमंत्री विदेश जाके अपने भारत की बात बताते हैं कि हमारे यहाँ कैसे सभी को अधिकार, समान अधिकार दिए हैं, दूसरी ओर जो पार्टी आपको समर्थन करती है, जिनके लोग मंत्री है आपके सरकार में, मोदी जी के, वही लोग ऐसी भाषा यूज करते हैं, तो क्या इससे सरकार की किरकिरी नहीं होती?
बिल्कुल नहीं होती सरकार की किरकिरी। हमने तो अपने आप को दूर कर लिया है। अरे सरकार की वाहवाही हो रही है देश की जनता को मूर्ख ना समझो। सरकार की वाहवाही हो रही है। चुनावी वादा होता है, फिर वो चुनावी जुमला होता है, कभी बयान सार्वजनिक होता है, कभी जो बयान निजी होता है। आप मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पार्टी कुछ काम करे। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले आदमी के निजी बयान होते नहीं। पूरे विश्व के पटल में उसे देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संबित, आपसे मेरा सवाल है कि आप बहुत हल्के में बात ले रहे हैं कि शाम में 5 बजे बैठ के हम चर्चा कर लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता इतनी ऊंची नहीं है, इतनी हल्की नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को कुछ काम करना चाहिए। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपके मुताबिक कोई मुद्दा ही नहीं है, आपके मुताबिक किसी की भावनाएं नहीं होती है। जब आप किसी के बयान नहीं है, सांसद के बयान को निजी बयान कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदुस्तान का धर्मनिरपेक्षता इतनी कमजोर और फ्रजाइल नहीं है कि रोज हमें डिस्कशन करके उसे बचाना पड़े। लेकिन उस पर कार्रवाई रोज डिस्कशन हो रहा है, इसलिए बची हुई है। लोग उसे तोड़ते भी हैं। सवित पात्रा जी, तो आपके जिनको एक्शन लेनी है, सांसद, आपके मंत्री, साइड में आपके सांसद, आपके मंत्री रोज बयान दें। अधिकांश डिस्कशन आपके एनडीए सरकार के मंत्री और सांसद जो बयान देते हैं उसमें चर्चा याद होती है। दिलाऊं आपके हाईकमान ने क्या कहा है? एंटोनी साहब कार्रवाई होगी, सरकार करेगी, कोई जाके मामला दर्ज कराए, कांग्रेस पार्टी कुछ काम कर ले, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी। गलतियां करी, आप भी वही गलतियां करेंगे क्या? कार्रवाई कभी नहीं होती, इस तरह के बयानों पर सिर्फ राजनीति की जाती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।